दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हमारे पॉडकास्ट में मेन गेस्ट के रूप में श्री अभिषेक तिवारी जी बेमेतरा जिले से उपस्थित हुए हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऑल छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक हासिल किया था और अभी ये वर्ग 2 में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बहुत अभी चर्चित परीक्षा है और उस परीक्षा में कुल 150 नंबर में इन्होंने 110 नंबर प्राप्त किया था, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है। और आज इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम सर से इनकी शुरू से लेकर आज तक की जर्नी के बारे में सवाल करेंगे। तो कैसा रहा आपका सफ़र, आपने शुरुआत से कैसे तैयारी किया और यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या अनुभव हुआ, हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, बचपन से ही मुझे शिक्षक बनने में बहुत रुचि थी। जब भी मौका मिलता था अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, तो मैं शिक्षा के प्रति मेरी बहुत रुचि थी, तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाता था। इंजीनियरिंग के समय ही मुझे ये लगने लग गया था कि शिक्षक बनना ही मेरा सपना है। तो उसके बाद मैंने बीएड में दाखिला लिया और बीएड करने के बाद 2018 में मैंने बीएड में दाखिला लिया और 2019 की जो भर्ती आई थी उसमें भी मैंने एक प्रतिभागी रूप में शामिल हुआ था, परंतु कुछ बाधाएं थी जिसको मैं पार नहीं कर पाया और 2023 में उन बाधाओं को मैंने पार करते हुए आज मैं शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा, आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। जनरली सामान्यतः जितने भी अभ्यर्थी होते हैं इतना नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो उसके लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, कैसे आपने तैयारी किया ताकि आपने उतना उच्चतम अंक हासिल किया? साल 2021 के बाद से ही, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में अपने आप को शामिल कर लिया था। मैंने पदस्थ हो गया था वहाँ पे, ताकि एक टीचर बनने के लिए पहले आपको बच्चों की मानसिक योग्यताओं को, उनकी मानसिक बाधाओं को समझना पड़ता है, क्योंकि हमारे विषय में सबसे पहला विषय जो मुख्यतम विषय होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये होता है। तो चाइल्ड पेडागोजी को समझने के लिए आपको बच्चों के बीच जाना पड़ेगा। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू करने से पहले मैं स्कूल टीचर के रूप में पहले पदस्थ था जी। फिर जब 2022 में नोटिफिकेशन की सुबह आने लगी तो 6 महीने के पहले मैंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद मैं अपनी तैयारी में लग गया था। इसका मतलब इससे पहले भी आप अध्यापन कार्य करा रहे थे प्राइवेट स्कूल में? जी, मैं 2019-20 के बाद से मैं अध्यापन कार्य कर रहा था। बीच में लॉकडाउन में वो थोड़ा सा स्टॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैं अध्यापन कार्य में जारी ही था। जी, अभी जैसे कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, अभी सरकार के द्वारा घोषणा हुआ कि 5000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मुख्य बात तो ये है कि टेट निकालना बहुत ज़रूरी है। सीटेट का एग्ज़ाम भी आता है, सीजीटेट का भी एग्ज़ाम भी आता है, लेकिन उसको निकालना बहुत कठिन होता है। आप तो भाई शिक्षक हैं भी और आपने निकाला भी है, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार हम टेट का तैयारी करें? देखिए, टेट निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल टेट, जो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। साल में 2 बार होता है, एक बार जून के महीने में उसका एग्ज़ाम होता है और दूसरा दिसंबर के महीने में उसका एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं तो सी टेट आपका पहला मुख्य ऑप्शन पेपर होता है जो आपको निकालना पड़ता है। छत्तीसगढ़ टेट भी होता है, परंतु उसकी संभावनाएं वैकेंसी आने की कुछ समय पहले ही होती है, रेगुलर उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो अगर आप शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं तो सी टेट आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है जी। जिसमें जनरल कैटेगरी के जो छात्र होते हैं उनको 90 नंबर लाना होता है 150 में से, और ओबीसी को 75 और उसी प्रकार एसटी और एससी कैंडिडेट को 60 नंबर लाने होते हैं। जी, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया। और बहुत सारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी लोग, वो मेरे से सवाल करते हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सा बुक प्रीफर करें, कौन सा बुक पढ़ने में अच्छा रहेगा। और क्या है, समय लोगों के पास बहुत कम है, वो सोचते हैं कि मतलब 1-2 महीने में या 3 महीने में हम तैयारी ऐसा कर लें कि हमारा टेट निकल जाए। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, दो परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ेंगी शिक्षक बनने के लिए। सबसे पहले टेट की परीक्षा और दूसरे में आपको व्यापम की परीक्षा पास करनी पड़ेगी।
टेट की परीक्षा का जो सीन ये होता है कि उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग्स नहीं मिलती हैं। हाँ। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके नंबर आपको मिलते हैं, परंतु टेट मेरा पहले भी क्लियर हो गया था, बाद में भी मैंने टेट क्लियर किया। शिक्षक भर्ती में शामिल होने के समय मैंने ये बात समझ में आई कि अगर आप टेट को नेगेटिव मार्किंग के पेपर के हिसाब से अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आगे जो आने वाली शिक्षक भर्ती में जो आप अपीयर होंगे उसमें आपको आपके एक्यूरेसी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जी। उस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपको आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही शानदार मौका मिलेगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। अच्छा, जैसे अगर हमको टेट की तैयारी करना है तो मिनिमम अगर हम टाइम की बात करें तो कम से कम कितना समय में अगर तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है टेट की तैयारी? देखिए, स्टूडेंट का बैकग्राउंड भी उस पर डिपेंड करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैथ्स जो है, मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मुझे ज़्यादा तैयारी करने की उतनी खास आवश्यकता नहीं लगी, तो मैं उसमें सबसे कम समय देता था। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी जो विषय था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो उसको समझ पाना बहुत ही कठिन हो रहा था मेरे लिए। तो सबसे मेरा मुख्य फोकस सब्जेक्ट पे पहले था, फिर बाकी हिंदी की पेडागॉजीज़ हैं, अंग्रेजी की पेडागॉजीज़ हैं और थोड़ा सामान्य ज्ञान है, वो सिलसिलेवार चलते ही रहता था। जैसा कि आपने अभी बताया कि पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में आपका 5वां रैंक था, तो आपने तैयारी भी बहुत मेहनत से की होगी। तो आपने तैयारी कैसे किया? किसी कोचिंग का सहारा लिया कि कौन से बुक से? आप जैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आगे तैयारी कैसे करें, और इतना अच्छा नंबर आपने लाया है और बेहद ही गौरवपूर्ण विषय है, तो आप उसके बारे में हमको बताइए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तैयारी समय से पहले शुरू कर दीजिए। खासकर स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि वो वेट करते रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन तो आता ही रहेगा। अगर आपका मुख्य लक्ष्य शिक्षक बनना है तो आप समय से पहले ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आप औरों से आगे निकल सकते हैं। देखिए, सबका टैलेंट सेम नहीं होता है। कईयों को उस कॉन्सेप्ट को समझने में 3 महीने लग जाते हैं, कई उस कॉन्सेप्ट को 1 महीने में समझ सकते हैं। परंतु अगर आपने समय से पहले तैयारी की है तो आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी तैयारी 100% आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। फिर आप अपने एक्यूरेसी पे, अपने क्वेश्चंस पे आगे जा सकते हैं। बुक्स तो आप कितनी भी पढ़ लीजिए, सबसे ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन कितने सॉल्व करते हैं, वो आपकी मानसिक बौद्धिक विकास के लिए बहुत सहायक होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल रहता है कि सी टेट सिंपल है या सी जी टेट सिंपल है, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए? आप इसमें देखिए, मेरे हिसाब से बोला जाए, बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने टेट निकाला है, एज़ कम्पेयर टू सी जी टेट, सी टेट थोड़ा आसान होता है। क्योंकि पहली बात, पहले सी टेट और मैं जब सी टेट दिया था वो ऑनलाइन मोड में था, तो ऑनलाइन मोड का जो सी टेट होता है वो काफ़ी आसान होता है। ऑफलाइन मोड का सी टेट थोड़ा टफ हो जाता है, परंतु फिर भी सी जी टेट के मुकाबले अगर आप सी टेट का पेपर देखें तो सी टेट का पेपर निकालना उससे थोड़ा आसान ही होता है। अगर हम सी टेट निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद व्यापम के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, वो भी एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, वो और भी टफ होता है टेट से। तो उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए और उसका तैयारी करना है, क्योंकि समय भी बहुत कभी कभी कम मिलता है हम लोग को तैयारी करने के लिए, और अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, बाजारों में घूमते रहते हैं, कौन सा पुस्तक लिया जाए, किस बुक को पढ़ें। इतने सारे राइटर आ गए हैं आजकल मार्केट में, समझ नहीं आता किसका बुक पढ़ा जाए और किस बुक से पढ़ने से जल्दी सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए आपका क्या मत है, क्या बोलना चाहेंगे इसमें आप? मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं और सभी बुक्स अच्छी हैं। मैं किसी बुक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जो भी बुक लेते हैं आप ये चीज़ देखिए कि आपके सिलेबस में जो बुक्स हैं, जो जिन जिन चैप्टर्स का नाम है वो चैप्टर्स उन बुक्स में है कि नहीं। और आप पूरी तरह 100% अगर आप उन बुक्स पे निर्भर होते हैं तो शायद आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। आप उन बुक्स को एज अ रेफरेंस मानकर यूज़ किया कीजिए, ताकि आप चैप्टर्स उस बुक से उठाइए कि ये टॉपिक्स उस चैप्टर से मुझे पढ़ने हैं। फिर आप चाहे तो उसके रेफरेंस में और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के लिए मैंने 3 बुक्स पढ़ी थी। एक हिमांशी मैम की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी की बुक्स आती हैं, लेट्स लर्न की। दूसरी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड में आपको सारे जो जितने भी टेट हुए हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उन सारे सब चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा। और तीसरा होता है लूसेंट। ये 3 चीज़ों के अलावा
जहाँ भी मुझे लगता था कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ पा रही हैं, तो मैं इंटरनेट का भी सहारा लेता था। तो पूर्णतः बुक्स पे फोकस करना शायद आपको उतनी सफलता ना दिला पाए। आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी सहारा लेकर अपने नोट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ से मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। जी। आजकल यूट्यूब सब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसमें बहुत सारे क्लासेस भी रहते हैं, तो आपका क्या मानना है, क्या उनसे वीडियो को देखना भी और अच्छा रहता है, उसमें बेनिफिट मिलता है उसका? बेनिफिट तो आपको यूट्यूब वीडियो से मिलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में यूट्यूब में ज्ञान से ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है स्टडी के टाइम पे। तो यूट्यूब का सहारा तभी लीजिए जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा है। अगर आप इतनी 3-4 चीज़ें और इंटरनेट के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं जी। तो निश्चित ही आपको यूट्यूब की उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? मतलब कितने घंटे अगर हम पढ़ाई को समय दें, कितने घंटे खुद को समय दें तो एक नॉर्मल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? मिनिमम 6 घंटे, 4 से 6 घंटे तो आपको दिन में देने पड़ेंगे। शिफ्ट बांट लीजिए आप सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है उस पे आप 3 घंटे दे दीजिए, बाकी 1-1 घंटे आप अदर सब्जेक्ट को दीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढूँ, कि ज़्यादा अलग-अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स पढ़ने से जी। बहुत हेडेक भी हो जाता है। तो आप ऐसे 2 सब्जेक्ट्स चुन लीजिए जो एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स। जब भी मुझे दोपहर के वक़्त या खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत नींद आने की संभावनाएँ रहती थी, तो मैं उस समय को यूटिलाइज़ेशन क्वेश्चंस सॉल्व करने में, गणित बनाने में, इन सब चीज़ों में करता था। और सुबह का जो वक़्त होता है, वो अब ये बोरियत जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, जिनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो उस समय को आप पेडागोजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपके कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जी। जाए। कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा ही टफ है, समझ में नहीं आता है, तो उसको कम लेके चलें और जो सब्जेक्ट हमसे ज़्यादा बनता है अच्छे से, उसको अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप तैयारी पहले से शुरू करते हैं, मतलब जो मैं उन व्यक्तियों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि जो तुरंत नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तैयारी शुरू, अगर आपने 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, तो आप अपने जो कमज़ोर विषय है उस पे अगर आप 15 दिन, 1 महीने अगर आप देते हैं, तो आपकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाएँगी कि आप कम समय में अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि जो मुख्य विषय आपका जो स्ट्रॉन्ग विषय होगा, उसकी तैयारी करने के लिए तो आपको खास समय लगनी नहीं चाहिए। तो अगर आपका कमज़ोर सब्जेक्ट पहले स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समय से पहले अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उन सब्जेक्ट्स पे और फोकस करने के। आगे जाके रिजल्ट भी शायद अच्छा उसमें बनेगा जी, फिर। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो विषय है, मेरे 30 में से 29 नंबर आए थे। तो ये ऐसे विषय हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे गणित है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, हिंदी है, अंग्रेजी की पेडागोजीज हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो आपको मैक्सिमम नंबर्स आप ले सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट का नाम बताया आपने, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें तो जैसे बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम सब में जब आते हैं तो क्वेश्चन बहुत घुमावदार होते हैं। जी जी। मतलब उसका सेम पैटर्न कहीं मिलता नहीं है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। उसके लिए कैसे पढ़ाई करें, कैसे उसका तैयारी करें, क्योंकि वो तो माइंड का खेल रहता है पूरा, उसके लिए तो कोई स्पेशल बुक तो होता नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसका तैयारी कैसे किया जाए? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की तैयारी करने के लिए आपको उस विषय को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट आप खत्म करके जो 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 फैक्चुअल चीज़ें जो बदल नहीं पाएंगी, जैसे कि थॉर्नडाइक के नियम कितने हैं, कौन सा नियम थॉर्नडाइक है, ये चीज़ों की आप जो रटने वाली चीज़ें हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद 15 दिन से ज़्यादा, 15-20 दिन से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ना दीजिए तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप जितना हो सकता है, जहाँ से भी हो सकता है, चाहे ऑनलाइन किसी नेटवर्क से है, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप जैसे मैंने अग्रवाल एग्जाम पैड की बुक्स उठाई थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पेपर से पहले मैंने रिसर्च किया कि हमारा जो सीजी व्याकरण का जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली राजस्थान टेट एग्जाम्स रीट जो होता है उनका शिक्षक भर्ती, हमारा जो सिलेबस है वो हूबहू वहीं से उठाया गया है। तो अगर आप रीट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, मैं बहुत रीट के नोट्स खोजा, तब जाके मुझे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बारे में पता चले, जिसमें सारे स्टेट बोर्ड्स के टेट के एग्ज़ाम के पेपर्स थे।
तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए, तो आपके जो पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, जैसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते जाते थे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की तैयारी करते जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन का नब्ज समझ में आते जाएगा कि क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा है। मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना डाउट्स क्लियर होंगे। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपको डाउट्स क्लियर होंगे, उतना आप जो भी नियम आपने पढ़े हैं, जो भी नियम आपने याद किए हैं, उन नियम का आप उपयोग कर पाएंगे उस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने की भी मतलब कैपेबिलिटी मतलब बढ़ेगी उससे। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा। शुरू शुरू में जैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लगता था, मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था कि मैं चाहे कितना भी याद कर लूँ सारे नियमों को, लेकिन मैं जब एक्चुअल क्वेश्चन की बारी आती है तो मेरे सारे नियम उसमें गलत ही साबित हो जाते हैं करके। तो धीरे धीरे मैंने क्वेश्चंस बनाते गया। जिन क्वेश्चंस को मैंने बनाया उनको वापस से सॉल्व किया, उनको एनालाइज करते गया, तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, ये नियम इस प्रकार से आप उपयोग में ला सकते हैं। तो सही रहेगा। आपने जैसा भी बताया कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया है, आपका तो मैथ सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, लेकिन हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मैथ ही कमजोर है। आजकल ज़्यादातर अभ्यर्थियों का मैथ ही कमजोर रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए अगर उनको भी टेट निकालना है, शिक्षक भर्ती में शामिल होना है? क्योंकि अगर टेट एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ्स तो आएगा ही जी। अगर प्राइमरी का देते हैं तो भी मैथ्स आएगा, मिडिल का देंगे तो भी आएगा। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें कि मैथ से भी मतलब उतना लोड भी ना पड़े उनके ऊपर, एफर्ट भी ना आए और एग्जाम भी निकल जाए? मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बुक होती है SD यादव की। कई लोग RS अग्रवाल की बुक भी प्रेफर करते हैं, लेकिन RS अग्रवाल पे आप तभी जाइएगा जब आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं तो शारदा पब्लिकेशन की SD यादव की बुक आती है गणित की। उस गणित की पुस्तक में आपको CG व्यापम की भी तैयारी हो जाती है, CGPSC की भी तैयारी हो जाती है। तो वो बहुत अच्छी है, आपको बेसिक से बेसिक बताती है। ट्रिक्स पे ज़्यादा आप फोकस ना करिए, जितना हो सके आप बेसिक पे ध्यान रखिए, क्योंकि जब इंटेंस प्रेशर होता है पेपर के समय, तो ट्रिक्स आप याद नहीं रखेंगे। जहाँ जिस व्यक्ति को वो बेसिक से सॉल्व किया है, भले आपको समय लगेगा, लेकिन निश्चित 100% आपका सवाल सही होगा। इसका मतलब है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। शॉर्टकट के चक्कर में आप रहेंगे तो शॉर्टकट के चक्कर में आपके कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्टकट से बन जाते हैं, लेकिन प्रेशर, अगर आपको प्रेशर में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो आप बेसिक्स पे अगर ध्यान रखेंगे तो आपके सवाल बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ को छोड़ नहीं सकते, मैथ्स को लेके चलना बिना पड़ेगा। मैथ्स के तो शायद आपका CG व्यापम का टीचर क्या कोई भी और जो एग्ज़ाम है वो आप पास नहीं कर सकते। देखिए, मैथ्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। 30 नंबर का मैथ्स आता है सहायक शिक्षक में जी, और शिक्षक में 15 नंबर का मैथ्स और 15 नंबर का साइंस आता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 15 में 15 और 30 में 30 भी ले आ सकते हैं। जैसे कि वर्ग 2 के पेपर, मैंने दोनों पेपर दिलाए थे, वर्ग 2 और वर्ग 3 के पेपर। वर्ग 3 के जो मैथ्स के पेपर थे, मैंने हालांकि बहुत टफ था उस समय जब मैंने उस पेपर को दिलाया था, तो 30 में से मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे और लगभग 28 ही सही हो गए। बहुत अच्छा स्कोर है जी आपका। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं, तो गणित विषय आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देता है, आप औरों से आगे रह सकते हैं। अभी आपने बताया कि आप मतलब 6 घंटे सभी अभ्यर्थियों को पढ़ना चाहिए जी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे अपने समय में? देखिए, 6 घंटे कुछ समस्याएं आ जाती हैं तैयारी के बीच में। आप मान के चलें कि वो 6 घंटे पढ़ना ही है, 3 स्लॉट ले लीजिए, आप 2-2 घंटे के 3 स्लॉट ले लीजिए। 2 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए, बाकी के 2 घंटे बच जाते हैं, आप उनमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 1-1 घंटे दोनों सब्जेक्ट्स के। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी भी बनती रहेगी और आपका खुद का रिव्यू भी होता रहेगा तैयारी का। वीकेंड पे जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, तो आप उस 6 घंटे को 8 घंटे भी खींच सकते हैं। ज़्यादा पेपर के थोड़ा पहले ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आते जाते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं उसकी। तो एग्जाम के लिए प्रेशर लेना जरूरी है कि नॉर्मली पढ़ाई भी हम कर सकते हैं? जैसे क्या होता है, एग्जाम जब आता है तो माइंड में प्रेशर आ जाता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्रेशर के चलते पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा वो सोचने में टाइम अपना वक्त जाया करते हैं और पढ़ाई पे कम फोकस करते हैं। तो क्या प्रेशर लेना ज़्यादा जरूरी है? देखिए, प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्रेशर जब होता है तो आपका दिमाग फोकस भी रहता है कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है और शिक्षक भर्ती में एक पोस्ट मुझे चाहिए। प्रेशर का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि आप प्रेशर की वजह से सोचने में समय बिताएं।
जितना आप सोचेंगे आपकी तैयारी उतनी ही दूर होती जाएगी अपने लक्ष्य से। तो सोचने के बजाय प्रेशर लीजिए, बिल्कुल प्रेशर लीजिए। प्रेशर बहुत अच्छी बात होती है कि प्रेशर लेने से आपका लक्ष्य फोकस रहेगा कि हाँ, मुझे एक पोस्ट चाहिए। परंतु प्रेशर के कारण आप सोच विचार में मत पड़िए। सोच विचार बाद में कीजिएगा, सब्जेक्ट पेपर खत्म ज्यादा होने के सोचने बाद। में टाइम देना है, काम करने में टाइम काम देना है। करने में टाइम दीजिए। प्रेशर आपका रहेगा तो हाँ। आप पढ़ भी अच्छे से पाएंगे, लेकिन हाँ, सोच विचार में ज़्यादा समय देने से बेहतर है कि आप पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई ज्यादा फोकस करें, और ज्यादा सोचने से कुछ फायदा भी तो नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट होगा अपना। जी। और आपके हिसाब से इसे पढ़ाई का टाइमिंग क्या होना चाहिए, या समय जैसे होता है बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, भोर में उठ के पढ़ने से दिमाग में ज्यादा मतलब जी, वो जी। होता है, और रात को नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि रात में भाई कुछ खाना पीना खाने के बाद लोगों को नींद भी जल्दी आता है। तो आपके हिसाब से टाइमिंग जो है वो किस टाइमिंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपके हिसाब से? वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि किसी को कब पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं सुबह उठ नहीं सकता, सुबह 4 बजे अगर आप मुझे उठने को कहेंगे तो मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ पाऊँ। आप मुझे रात के 11-12 बजे तक पढ़ने बोलेंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ। दोपहर में मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। दोपहर में बहुत नींद आती, अभी भी नींद आती, हमेशा से नींद आने की समस्या थी मुझे दोपहर में। तो मैं दोपहर में 2 घंटे की नैप के लिए फिक्स रखता था कि 1-2 घंटे की अगर आप नैप ले लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जब आपका मन करे तैयारी कीजिए, बस तैयारी जारी रखिए। तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो आप दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए, टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता है। मतलब आपको जी, जी। जिस टाइम में अच्छा लगे, जिस टाइम में अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाई करने में, उस टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं। हर व्यक्ति का एक समय होता है जिस समय वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सकता है। मेरा मेरा सबसे अच्छा समय होता था कि सुबह सुबह मैं पढ़ाई करूं, और दोपहर की नैप के बाद जब मैं उठ के पढ़ाई करता था तो उस समय मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता था। तो इन 2 सेशंस में आपको आपके सबसे 2 बेस्ट सेशंस आप चुन लीजिए। उन बेस्ट सेशंस में आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है वो आप कवर कर सकें। तो दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको रात में पढ़ाई करना है तो आप रात में पढ़िए, दिन में पढ़ाई करना है दिन में पढ़िए, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। बस पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर कुछ और भी करने लग रहे हैं। पढ़ाई अगर आपको जब भी आपका समय लगे, जब भी आपको अच्छा लगे, उस टाइम पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो अभी आप कहाँ पे पदस्थ हैं इसके बारे में बताएंगे? जी, मैं अभी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कसाबाई विकासखंड चारामा जिला कांकेर में पदस्थ हूँ। और ठीक चल रहा है शिक्षकीय जीवन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी उम्र है, अगर आप शिक्षक बन चुके हैं तो आगे आने वाले पड़ाव के लिए भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि निश्चित ही अगर आपने यहाँ इस मुकाम तक हासिल किया तो आप आगे भी और हासिल कर सकते हैं। हाँ, और मेरे हिसाब से भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप शिक्षक बन गए हैं, अगर आपके पास समय है तो आप उससे ऊपर लेवल में जाने की कोशिश करिए, जी। तैयारी करिए मन लगा के, और सब कुछ अच्छा रहा तो एक दिन वो भी जरूर सफल होंगे आप भी। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, बहुत गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते हैं, ना उनको कोचिंग का सुविधा मिल पाता है, ना कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिल पाते हैं जिससे वो तैयारी कर सकें। तो उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तैयारी अपना कैसे करें, उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ा जो संसाधन होता है वो इंटरनेट ही है। आजकल सभी के घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कुछ ऐसे मैं आपको यूट्यूब चैनल्स सजेस्ट कर सकता हूँ जो भी संसाधन की कमी से गुजर रहे हैं, जिनके पास पुस्तक लेने की समस्याएं होती हैं। पहला, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए आप जैसे कि मैंने बताया कि लेट्स लर्न हिमांशी मैम के वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। उत्कर्ष क्लासेस की एक बहुत पुरानी वीडियो आपको मिलेगी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। वो बहुत ही शानदार वीडियो है। बहुत कम लोगों को उसको शायद उसका नॉलेज होता है, लेकिन जब मैंने 2019 में भर्ती की शुरुआत की थी जी। तो उनके नोट्स से मुझे काफ़ी सहायता मिली थी। मैथ्स के लिए आप उड़ान IAS अकेडमी के जो वीडियोस होते हैं रवि गोयल सर के, उनके आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे SSC के वीडियोस होते हैं जिनसे आप अपनी मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं चाहूँगा कि आप 9वीं और 10वीं की बुक्स जो मार्केट में इजी से अवेलेबल हैं, पुराने शिक्षकों से, बच्चों से आप ले सकते हैं। और बाकी सामान्य ज्ञान के लिए आप निरंतर अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स के वीडियोस आते रहते हैं, निरंतर उसका अवलोकन करते रहिए। जी,
अभी जैसा कि आपने बताया कि आप इससे पहले प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, तो जनरली क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो होते हैं पहले से ही वेल डेवलप होते हैं, उनके माता पिता जो होते हैं एक्टिव होते हैं। अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में चले गए हैं, वहाँ के बच्चे थोड़े कम होते हैं उनसे, तो आपको दोनों में अंतर क्या दिखाई देता है और आप कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को? देखिए, मुश्किल तो होता है ग्रामीण परिवेश में आकर बच्चों को पढ़ाना, अगर आपको शहरी परिवेश की आदत लग चुकी है तो। चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस हैं, इसीलिए ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा इतनी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, ताकि उस चुनौती को पार करके आप इन बच्चों को अच्छा शिक्षकीय जीवन प्रदान कर सकें। बेसिक अंतर ये होता है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के पालक जो होते हैं वो उनके पास संसाधन की बहुलता बहुत होती है, और जागरूक भी होते हैं उस प्रकार से, जागरूक होते हैं। यहाँ पर पालक उतने जागरूक नहीं होते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप मेहनत करते रहिए, निश्चित सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छा बात आपने बताया। और अभी तक से आपका गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको कैसा लगा? मतलब पढ़ाने का जो इंटरेस्ट है वो आपके में कैसा है, बच्चे कितने आपसे लाभान्वित हैं और कितना अच्छा आपको लगता है अब यहाँ? देखिए, रुचि तो मेरी शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही रही थी, तो उतनी परेशानी तो मुझे नहीं लगती है। सरकारी स्कूलों में कुछ कार्यों की अधिकता, जैसे आप भी जानते हैं कि कार्यों की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैर शिक्षकीय कार्य बहुत सारे गैर शिक्षकीय कार्य करने पड़ते हैं, परंतु फिर भी समय मैनेज करके बच्चों को पढ़ाने में जो खुशी मिलेगी वो निश्चित ही शायद आपको बाकी कार्यों से नहीं मिल सकती है। हाँ, क्योंकि मुझे भी जानकारी है कि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। क्योंकि बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और जीरो से उनको ऊपर लेके आना है। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि अगर टीचर है तो उनको केवल शिक्षकीय कार्य दिया जाता है कि आपको केवल पढ़ाना है, और बच्चे वेल डेवलप भी होते हैं पहले से भी, तो 20-30% तो कार्य वो घर से ही करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो इसमें आपको बहुत समस्याएं जाती होंगी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? कोशिश कीजिए कि जितना क्लास में पढ़ा सकते हो उतना क्लास में पढ़ाइए। अगर आप घर में गृह कार्य के लिए उनको ज़्यादा प्रेरित करेंगे तो निश्चित ही शायद वो घर में, कई बच्चे खेत जाते हैं, कई बच्चों की घर में लाइट की समस्याएं होती हैं ग्रामीण बहुल इलाकों में, तो कोशिश कीजिए कि जितना आप अपने क्लास रूम में जितना उनका सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, जिनकी उतनी तैयारी करा सकते हैं, जितना उन्हें पढ़ा सकते हैं उतना पढ़े। घर के लिए जितना कम काम हो सके उन्हें दीजिए। मतलब आपको भी आनंद आता है बच्चों को पढ़ाने में? जी बिल्कुल, आनंद और गर्व की बात होती है। एक शिक्षक बनना, राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक जी। तो एक शिक्षक बनने में निश्चित ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ। कहा जाता है कि शिक्षक देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि भाई बच्चों का भविष्य को नहीं संवारना है, और बच्चे बड़े होकर कोई कलेक्टर भी बन सकता है तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक शिक्षक के हाथों में बहुत सारी कलाएं होती हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और मैं बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय भी दिया। आप इसी तरह से अपने कार्य को अच्छे से करते जाइए, बच्चों के भविष्य को संवारिए, बस यही आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप भी यहाँ उपस्थित हुए।